नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले एक जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूं, ये क्लास AWTP वाले बच्चों को भी लेना है और देन हम इस क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने शुरुआती दौर में हमने डॉल्टन के एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ लिया था। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो हमने रदरफोर्ड का और जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प हो जाए कि हमने वास्तविकता में कल क्या पढ़ा था। हमने जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज वाला मॉडल भी कहते हैं। उनके मॉडल की बहुत सारी कमियां थी कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे एक साथ रखे गए वो नहीं बता पाए, वो नाभिक के बारे में नहीं बता पाए, है ना। परमाणु जो उदासीन होता है अगर वो स्टेबल कण क्यों है उसके बारे में नहीं बता पाए। देन हमने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा। रदरफोर्ड एक बहुत ही फेमस व्यक्ति, है ना, नाभिकीय विज्ञान की अगर बात करें तो उसका जनक उन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर, है ना, याद रखिएगा, फिजिक्स के तौर पर हम उन्हें जानते हैं। अगर मैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की आपसे बात करता हूं जो हमने पिछला पढ़ा था, उनमें उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो कुछ कण विक्षेपित हुए, बिना अपने मार्ग से निकल गए। इससे पता चला कि नाभिक में खाली स्थान होता है। नाभिक या न्यूक्लियस जो होता है उसका कंप्लीटली जो मास या द्रव्यमान होता है वो नाभिक के अंदर पाया जाता है। ये रदरफोर्ड ने हमें बताया। रदरफोर्ड के ही एटॉमिक मॉडल से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर पाए जाते हैं नाभिक के बाहर, हमें यह पता चला। लेकिन वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ये बताया कि वास्तविकता में एक एनर्जी का लेवल होता है, एक ऊर्जा का लेवल होता है, जिसके माध्यम से हमें ये पता चला, है ना। मैं आपके एक मिनट कमेंट तो आपको पता है कि हमने एक नया स्ट्रेटेजी अपना ली है। कमेंट आपके जो प्रश्न होंगे उनको हम लास्ट में लेंगे। चलिए, कोई बात नहीं बेटा, आप लेट नहीं है, अभी ही क्लास शुरू हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमारा एक मॉडल और बचता है जिसे हम कहते हैं बोहर का मॉडल, और फिर हम बोर और बरी का मॉडल पढ़ेंगे। आज मैं आपसे शुरुआत से कहता हुआ आ रहा हूं, अब आपने अभी तक भी अगर एक पीरियोडिक टेबल 5 रुपए वाली नहीं खरीदी हो, एक पर्चा नहीं खरीदा हो, वो खरीद लेना दोस्त। क्योंकि देखो, हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल आपको दिखाते हैं और आपके पास अगर फिजिकल तौर पर वो नहीं है तो समझने में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न जरूर होती है ना। तो आप उसको खरीद लेना, ताकि हम जो चीज आपको पीरियोडिक टेबल में देखो, या हाइड्रोजन होता है, आप तुरंत अपने पास वाली रखी हुई पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को देख पाए। एक 5 रुपए की आती है दोस्त, वो अपनी कॉपी में ही चिपका लो जहां केमिस्ट्री के आप नोट्स बनाते हैं, तो आपको समझने में बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है ना, तो आप डेली जब जब हम उसको बताते चलेंगे कि ये देखिए वो देखिए, तो आपको एक तो उस पीरियोडिक टेबल को पढ़ना भी आ जाएगा, समझना आ जाएगा। तो एक काम आपको ये जरूर करना है। तो चलिए मेरे छोटे भाई बहन, शुरुआत करते हैं इस क्लास की, है ना। मैंने सिर्फ ये वाला बोहर का जो मॉडल है ये थोड़ा सा प्रिंट ले लिया है। इसके बाद कभी आप ये सोचे कि सर, है ना, पीपीटी क्यों पढ़ा रहे हो, बस यहां तक है। इसके बाद मैं वापस से हैंड रिटन ही पढ़ाऊंगा आपको सारा। तो सिर्फ एक मॉडल है ना। ये मॉडल इसलिए है क्योंकि इसमें समझाने का खेल ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लिखूंगा वो चीजें कभी आपको समझ नहीं आए, तो मैं डायरेक्टली डायग्राम ले लेता हूं और थोड़ा सा इसमें लिख लेता हूं। तो सिर्फ 3 स्लाइड मैंने पीपीटी के तौर पर लिए, बाकी आपका हैंड रिटन ही चलेगा, घबराइए मत। अब दोस्त यहां देखिएगा, जब बोहर के परमाणु मॉडल की बात करते हैं, बोहर का एटॉमिक मॉडल, यह एटॉमिक मॉडल केमिस्ट्री में एक मिसाल साबित हुआ। क्यों साबित हुआ? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को लेकर के अभी तक द्वंद्व चला आ रहा था, इलेक्ट्रॉन को लेकर के अभी तक जो माइंड में एक चीज ये चली आ रही थी कि ये वास्तविकता में कैसे होगा, है ना। दिल्ली पुलिस में केमिस्ट्री आता है बेटा, आप एक काम करिए, आप सबसे पहले सिलेबस एक बार देखिए। एक प्रीवियस ईयर पेपर हमारे RW के एप्लीकेशन पे डले हुए होते हैं, आप उनको देखिए तो आप समझिए कि सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री आता है ना। जहां पर आपको जनरल स्टडी लिख दिया जाता है वहां साइंस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है प्यारे। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अगर हम इसको देखें तो यहां एक नाभिक, हमें ये गोलाकार नाभिक दिखाई दे रहा है ना भाई। ये भी नहीं है नाभिक, नाभिक ये रहा बीच में। ठीक है, इसके चारों ओर ये माइनस का साइन है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये माइनस का साइन है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने अपने मॉडल में ऐसा क्या कर दिया जो दूसरे साइंटिस्ट ने नहीं किया। इनने अपने परमाणु मॉडल की जो इनकी विशेषता थी, सबसे मेन पॉइंट जो था, तो दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं, भैया आप पढ़ाते हैं, इससे मैं ट्यूशन वालों को भी पढ़ाता हूं, अच्छी बात है। ठीक है कि आप अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति ट्यूशन के साथ कर लेते हैं, लेकिन दोस्त ट्यूशन में इतना भी मत मग्न हो जाइएगा कि 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को, 2-3-4 घंटे, 2-3 घंटे अधिकतम ट्यूशन पढ़ाइएगा, इससे ज्यादा नहीं। देखो दोस्त, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। भाई साहब, यही सबसे मेन पॉइंट है, आपके एग्जाम में कई बार आया है कि किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने यह पहली बार बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में घूमते हैं। ये बोहर है। द इलेक्ट्रॉन इज एन एटम रिवॉल्व, याद रखिएगा, द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स्ड ऑर्बिट, जैसे कि ये यहां चक्कर लगा रहा है, जैसे कि ये यहां चक्कर लगा रहे हैं। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक डायग्राम बनाकर और समझाऊंगा आपको, तो समझिएगा यहां पर। ठीक है, देखो दोस्त,
एक बच्चा का बड़ा प्यारा डाउट था मुझसे, है ना, मैं आपको शायद वो डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बच्चे का प्रश्न था, क्या सर 3-4 नंबर के लिए पूरा साइंस पढ़ना आवश्यक है? तो जब भी आपका जीएस आता है, आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो 3-4 नंबर की आएगी, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे तो 3-4 नंबर का आएगा, आप अगर पर्टिकुलरली जाएंगे इकोनॉमिक्स तो भी 3-4 नंबर का आएगा। आपकी जो एग्जाम होती है वो होती है ऑनलाइन, और ऑनलाइन जब एग्जाम होती है तो एग्जामिनर के पास नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ा पूछने की संख्या बढ़ जाती है। तो किस टॉपिक से भी वो, आज मान लीजिए इस टॉपिक से उसने एटम से पूछ लिया, कल वाले में एसिड बेस से पूछ लिया, परसों वाले में पीरियोडिक टेबल से पूछ लिया। तो इस कारण से लगभग देखा जाए ना, तो एक हम क्राइटेरिया जो जनरेट करते हैं कि आपकी अगर मान लीजिए 20 एग्जाम्स कंडक्ट होती हैं 20 दिन, और उसमें 2 शिफ्ट होती है, और नॉर्मली 2 प्रश्न भी केमिस्ट्री के आते हैं सभी के एग्जाम्स के अंदर, तो 60 प्रश्न हो गए। अब 60 प्रश्नों का जो टारगेट लेकर के हम चले, मतलब एक एवरेज अगर हम 2 से 3 शिफ्ट पकड़ते हैं 20 दिन में, तो 20 दिया भाई, 20 दूना 40 हो गए, 2 शिफ्ट 20 दिन एग्जाम चली, 20 दूना 40 हो गया, 40 दूना 80 प्रश्न हो गए। आप तो ये समझिए कि 60 भी आते हैं, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि ये तो प्रिडिक्टेबल होता नहीं है कि किस टॉपिक से किस बच्चे के इसमें आ जाएगा, है ना। इसलिए हमें सारा पढ़ना पड़ता है। पहले जब एक दिन एग्जाम हुआ करती थी तो उसमें हम खुद ही टॉपिक अपने हिसाब से कम कर देते थे कि भैया आपको ये चीजें यहां पर देखना होगी। ओके, अब बस यही एक पार्ट है आपका जो मैं पीपीटी के तौर पे लाया हूं, इसके अलावा नहीं है बेटा, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसके बाद सारा हैंड रिटन चलेगा, क्योंकि यहाँ चीजें समझाने वाली ज्यादा थी इसलिए मैंने इनको टाइप कर लिया है, बाकी कुछ भी नहीं। अब यहाँ देखो, हमने ये देखा कि ये जो नाभिक था, ये जो गोला था, ये जो न्यूक्लियस था, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन यहां भी चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां भी चक्कर लगा रहे हैं। अब यहां पर हमने जब चीजें देखी, अगर आप, जैसे मैं आपको समझा रहा था कि 2-3 नंबर का हर सब्जेक्ट आता है, अगर आप 3-3 नंबर का हर सब्जेक्ट छोड़ते जाएंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? आपने साइंस भी छोड़ दिया, 3-4 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, छोड़ दो। संविधान 2-3 नंबर का आता है, छोड़ दो। तो बेटा फिर सिलेक्शन कैसे होगा? आप खुद ही डिसाइड करिए। क्या ऐसे सिलेक्शन हो पाएगा? 2-2, 3-3 नंबर का अगर एक एक सब्जेक्ट छोड़ते गए तो आप कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट छोड़ देंगे, जो टोटल 18 से 20 नंबर के होंगे, और इस तरह से सिलेक्शन से आप कतई दूर निकल गए, दूर दूर तक सिलेक्शन है ही नहीं फिर आपके इसमें। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो दोस्त, हम यहां पर देखते हैं तो परमाणु जो होते हैं, जो एटम होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बोहर के एटॉमिक मॉडल में आए, रदरफोर्ड के मॉडल को इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने इस चीज को देखा। अब प्यारे दोस्त, यहां पर एक पॉइंट यहां देखना है ना, हर कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा होती है। सबसे मेन पॉइंट है इनकी इस मॉडल का ये, कि हर एक जो कक्षा होती है, सर कक्षा क्या होती है? देखो, मैं अभी इस स्लाइड से आपको अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, 1 मिनट का टाइम मुझे देना। जैसे आप यहां पर देखिएगा, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा, आप इससे समझ पाएंगे। यहां देखना, ये दोस्त आपका नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है। जितनी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं वैसे ही एनर्जी के लेवल, ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता जाता है। आप ऐसे समझिए, आप पहली क्लास के अंदर थे तो आपको कम पढ़ना था, आप दूसरी में आए आपको ज्यादा पढ़ना हुआ, आप तीसरी में आए आपको और ज्यादा, फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, इस तरह से जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं तो एनर्जी के लेवल, ऊर्जा के स्तर भी बढ़ते जाते हैं। यह सेम चीज यहां इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी लागू होती है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जहां तक पाए जाते हैं वो एक निश्चित कक्षा, जैसे कि ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, इस तरह से जो कक्षा का मतलब होता है ऑर्बिट। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कक्षा कहलाती है, ये ऑर्बिट कहलाता है। तो इन कक्षा के अंदर, इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जितनी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे एनर्जी का लेवल, वैसे वैसे ऊर्जा का जो लेवल होता है वो भी यहां पर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो हमें एक चीज ये पता चली कि यहां पर क्या होता है, व्हेन द, याद रखिएगा, ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, तो ऑर्बिट जो होता है उस ऑर्बिट की क्या होती है, उस कक्षा की क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो निश्चित होती है। सबसे मेन बिंदु है। इसी के बाद ये बोहर और इनके साथ में एक साइंटिस्ट मिलेंगे, बरी, ये मिलकर आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, है ना। इसी नियम से जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है, कि सर मतलब कैसे कूदेगा, जैसे यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहे, या यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहे, या यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहे, तो ये एक से जब दूसरी कक्षा में छलांग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाए, तो ये एक से दूसरी कक्षा में, या फिर ये या वाला यहां आए, यहां वाला यहां आए,
जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, जैसे आप 9th पास करके 10th में जाते हैं, 10th पास करके 11th में जाते हैं, तो वैसे ही यहां पर भी सेम चीज होती है ना। दूसरी कक्षा में कूदता है तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है। देखो दोनों चीजें होती हैं। जब आप आगे वाली कक्षा में जाते हो तो आपकी एनर्जी जो होती है वो सीधी सी बात है क्या होगी भाई, ज्यादा लगेगी, तो एनर्जी आप अपने अंदर से निकालेंगे। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो सकता है या अवशोषण। ये डिपेंड करता है कौन सी कक्षा में जा रहे हैं। आप 6 पढ़ के अगर 5th क्लास का पेपर देने जाएंगे आपको इजी लगेगा, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, है ना। आप 6 से 7th में जाएंगे आपको 7 टफ लगेगी, लेकिन 6 से 5th आएंगे आपको क्या लगेगा, इजी लगने लगता है। तो ठीक वो चीज ध्यान रखिएगा। ऐसी कंडीशन में, है ना, याद रखिएगा, व्हेन द एलिमेंट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इट एमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी। या तो ये अपने अंदर से उष्मा को बाहर या तो अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालेगा या अपने अंदर एनर्जी को ग्रहण करेगा। यहां से जो दो मेन पॉइंट आते हैं, सबसे मेन पॉइंट क्या हुआ, बोहर ने अपने मॉडल में यह बता दिया कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन जहां चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है दोस्त, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। जिस कक्षा में, जिस ऑर्बिट में वो मूव करता है, चक्कर लगाता है, उसकी एक एनर्जी होती है, उसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। मैं नहीं कह रहा, ये बोहर ने कहा। देखो यहां पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। अगर ये एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना चाहे, इससे इसमें आए या इससे इसमें जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये अपने अंदर से एनर्जी या तो क्या करेगा, बाहर निकालेगा, या अपने अंदर ग्रहण करेगा। इसको लिखना है नहीं बेटा, इसको एक काम करना, इसको आंखें फाड़ के देख लेना और अपनी कॉपी में आंखें फाड़ के देख लेना, ऑटोमेटिकली वहां छप जाएगा। अरे नोट्स बनाना ही है आपको, क्या कोई फालतू की चीजें हम बोर्ड पे लिखते हैं तो नहीं लिखना है, नोट से भाई बनाना ही है। रोज क्या पूछते हो, इसको लिखना है, इसको नहीं लिखना है, डेली बनाना है भाई, डेली बनाना है। चलिए, अब अगर आप यहां तक इस चीज को समझे तो भाई इतनी चीज, है ना, यहां तक अगर इतनी चीज को समझ गए कि भाई बोहर ने एक्चुअल अपने मॉडल में बताया क्या, तो बोहर ने अपने मॉडल में, मैं वापस से आपको रिकॉल करवाता हूं, बोहर ने अपने मॉडल में यह कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन वो जिस ऑर्बिट के अंदर, जिस क्लास के अंदर मूव करते हैं, गति करते हैं, उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। दूसरी चीज, और तीसरा सबसे मेन पॉइंट इन्होंने बताया कि ये एक से दूसरी क्लास में मूव कर सकते हैं। दोस्त याद रखिएगा, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं। इसके लिए या तो ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा या एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, या तो ये अपनी एनर्जी को त्यागेगा या ये अपनी एनर्जी को ग्रहण करेगा। दोस्त इस चीज को ध्यान रखना, ये बोहर का मॉडल था। उम्मीद है इतना समझ में आया। यही पॉइंट्स, अब इनका मैंने निष्कर्ष यहां निकाला। इसके की पॉइंट्स जो हमारी एग्जाम में हमसे पूछ सकते हैं, पहला प्रश्न ही आपका एग्जाम में यह बनेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, जिन्हें कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो भाई अभी आपने नहीं देखा कि मैंने ऑर्बिट आपको वर्ड पढ़ाया, एक निश्चित ऊर्जा होती है, इन्हें ऑर्बिट कहते हैं, इन्हें कक्षा कहते हैं। तो ये प्रश्न ही था, ये प्रश्न था, मैंने इसको पॉइंट बना दिया। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आया था कि यह किसका कथन था, है ना, दैट स्टेटमेंट गिवन बाय, है ना। तो स्टेटमेंट क्या था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, जिन्हें कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये किसका स्टेटमेंट था, ये किसका कथन था? तो आंसर बना था बोहर। क्या था, बोहर ने ये बताया था, ये बोहर का कथन था। तो ये मोस्ट रिपीटेड, याद रखिएगा, लाइन है एग्जाम्स के अंदर। इस प्रश्न से मैंने इस लाइन को जनरेट किया है। अगली चीज, प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। ये भी पूछा गया था, ये यहीं पे वो लाइन है, कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा। मैंने इसी में से 2 पॉइंट आपके बनाए हैं जो आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। भाई ये भी पूछा गया था, किस व्यक्ति ने कहा था, या बोहर के अनुसार निम्न में से क्या सही है? तो कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, ऑर्बिट हैज, या ईच ऑर्बिट हैज, याद रखना, फिक्स्ड एनर्जी। ऊर्जा की एक निश्चित, है ना, याद रखना, प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, ये बोहर ने बताया। ये जो दोनों पॉइंट्स आपको यहां पर की पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये की पॉइंट्स कहीं और से नहीं आए, उन्हीं के नियम में से तोड़ करके, निचोड़ करके जो एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं। मैं आपको हर एक चीज के कैसा प्रश्न बन सकता है, यहां पे आपको क्या डाउट हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बता रहा हूं। देखो, रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्ट्रॉन बाहर पाए जाते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो एनर्जी के कारण चक्कर लगाते हैं, वो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। ऐसा कोई स्टेटमेंट किसने नहीं दिया था, रदरफोर्ड ने नहीं दिया। मतलब वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में, गति के बारे में हमें बता नहीं पाए थे। यही जो प्रॉब्लम थी, ये डिसॉल्व करी थी किसने,
किसने? बोहर ने। फिर से समझना, बोहर साहब ने क्या किया था, उन्होंने कहा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो जहां चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। उस कक्षा या ऑर्बिट की एक निश्चित एनर्जी या ऊर्जा होती है। उसकी क्या होती है? एक निश्चित कक्षा, याद रखिएगा, उस कक्षा की या ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी या निश्चित ऊर्जा होती है। ये एक से दूसरी ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं, इसके लिए इन्हें या तो अपनी एनर्जी लूज करनी होगी या एक्सेप्ट करनी होगी। कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन आधा, है ना, इधर से उधर जंप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें ऊर्जा या तो त्यागनी होगी या इन्हें ग्रहण करनी होगी। यह मैं नहीं कह रहा, ये बोहर साहब ने कहा। किसने कहा? बोहर साहब ने कहा था दोस्त, याद रखिएगा। उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वही चीजें हैं जो आपके आगे लॉ में दी गई थी, मैंने की पॉइंट्स बना दिए ताकि आप इन चीजों को समझ पाएं। अब प्यारे दोस्त, मैं आपको अगर ये चीज कहना चाहता हूं कि हर, देखो, वो कहते हैं ना कि कुछ कमियां हम में भी रही होंगी, कुछ कमियां तुम में भी रही होंगी, है ना, कुछ कमियां हम में भी रही होंगी, कुछ कमियां तुम में भी रही होंगी। हम भी इंसान है यारो, हम भी इंसान है यारो, है ना, खुदा से तुलना तो ना किया करो, खुदा से तुलना तो ना किया करो। तो दोस्त, हम भगवान नहीं है, गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां आपसे भी होती हैं। इन्होंने नियम दिया तो इस नियम में भी कुछ कमी रही होगी, कुछ फायदे रहे होंगे। इन्हीं इसी नियम से, इसी लॉ से हमने कुछ इनके क्या निकाले, क्या इन्होंने हमें ऐसे की पॉइंट्स दिए जो वास्तविकता में बेनिफिशियरी थे, और क्या इनकी कमियां रही। हम उन दोनों पॉइंट को, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो ये पूछ लेता है बोहर ने किसके बारे में नहीं बताया, तो नहीं बताना ही कमी होती है, और बता दिया मतलब कि वो उसका काम था। तो आइए, इन्होंने ऐसे दो काम कौन से किए हम वो देखते हैं। देखो, नुकसान या डिसएडवांटेज क्या था इनके और एडवांटेज क्या थे। यह बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ठीक से काम नहीं करता। मतलब सर, जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे आप ये समझिए, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, कि जंप करते हैं तो फिर सारे क्यों नहीं करते? कोई एक दो इलेक्ट्रॉन जंप क्यों करते हैं? जैसे आप ये समझिए कि कोई 10th की स्कूल है, उसमें सारे ही बच्चे पास क्यों नहीं हुए, दो फेल क्यों हो गए? आप कहते हो कि हमारे स्कूल का रिकॉर्ड है साहब, कोई फेल नहीं होता, ये बच्चे को सप्लीमेंट्री कैसे आ गई साहब? नहीं होना चाहिए था। तो इन्होंने ये कहा ना कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, तो भैया बहु इलेक्ट्रॉन, बहु इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाते हैं भैया, याद रखिएगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन। तो एक साथ जब मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, तो ये फंडा गायब हो जाता है, ये रूल में ही नहीं आता कि भैया काम कैसे करेगा। तो इन्होंने एक दो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो फिर वहां पर वो जो एनर्जी का नियम दिया था ना कि भाई अवशोषण होगा, उत्सर्जन होगा, वो कोई चीज देखने को इजीली मिली नहीं। तो एक इनकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था। और भैया फायदे क्या थे? इनके फायदे ये थे कि इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर मिल गए। ऊर्जा स्तर मतलब वही कक्षाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन कक्षाओं को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कक्षाएं मिली ना, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, इससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो गई। तो ये सबसे मेन पॉइंट बनता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके नियम में, कौन से एटॉमिक लॉ के अंदर, किस परमाणु सिद्धांत के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या मिलती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता है, तो आपका आंसर होगा बोहर का मॉडल। किसका मॉडल? बोहर का मॉडल। तो बोहर के मॉडल में ही ये चीज आपको समझ में आती है कि ये किस तरह से चक्कर लगाते हैं। फिर से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन मूव्स करते थे इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इससे इनका जो ये सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, इससे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो गया, है ना। जैसे स्पेक्ट्रम क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। स्पेक्ट्रम का मतलब होते हैं कि किसी तरह से, इस तरह से ग्राफ प्राप्त होना। स्पेक्ट्रम समझते हो आप? ग्राफ के रूप में चीजें प्राप्त होना। तो जो एनर्जी का लेवल कम हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये चीज जब हाइड्रोजन पर अप्लाई की गई इस लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, जो नियम, जैसे इलेक्ट्रॉन कम से ज्यादा में जाता है, ज्यादा से कम में आता है, तो यह हाइड्रोजन में बिल्कुल सटीक बैठा, इसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा गया। तो बोहर के मॉडल से किसका स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। पहली चीज याद रखना। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को समझने में, सर इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर होते क्या हैं, अब ये जो पॉइंट है आपका, इसको मैं समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से। इसके लिए आपको पहले समझना होगा ऑर्बिट, कक्षा या सेल क्या होती है। देखो, नाभिक के चारों ओर, जहां, है ना, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है दोस्त, याद रखना, है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? ओके, गुड। आइएगा, अब थोड़ा सा हम यहां पे देखते हैं इसके बारे में। इसको पढ़ने से पहले कक्षा या ऑर्बिट,
या पहले एक काम करते हैं, लिख लेते हैं बोहर और बरी मॉडल, ठीक है, बोर एवं बोहर और बरी का मॉडल। मैंने आपको कम से कम इस एक नियम को समझाने में 15 से 18 मिनट लिए, है ना, इसीलिए मैं इसको टाइप करवा के लाया था। अगर मैं इसको टाइप करवा के नहीं लाता तो हो सकता है कि हमें 40 मिनट भी लग जाते। वो इसीलिए लिए क्योंकि ये नियम अगर आपको समझ में आएगा ना तो ये कहानी आपको समझ में आएगी। देखो समझिएगा, ठीक है। बोर और बरी ने मॉडल दिए। इनका मॉडल क्या था? इनका मॉडल था कि कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे भरे जाते हैं, ठीक है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल या ऑर्बिट। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस नियम को प्रतिपादित किया। दूसरा पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रॉन कक्षा में 2n² के नियम से भरते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कक्षा में 2n² के नियम से भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट फॉर्म्ड बाय 2n² लॉ। अब आपके माइंड में ये नहीं आ रहा होगा सर ये 2n² क्या होता है, ठीक है, अभी हम समझाएंगे आपको कि ये क्या होता है, ठीक है। अब आपके माइंड में कभी ये चीज आए तो दोस्त याद रखिएगा, ऑर्बिट कह लो, कक्षा कह लो, ठीक है, ऑर्बिट कह लो, शेल कह लो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कक्षा कह लो, ऑर्बिट कह लो, शेल कह लो, ये एक चीज होती है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, है ना, यहां समझना, ये जो दो पॉइंट्स लिखे मैंने कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोर और बरी के मॉडल से जाती है, ये अभी आप 2 मिनट के लिए यहां पर विराम करके यहां देखिए। ये देखिए, ये जो है ये आपका नाभिक है, ठीक है। अभी आप ये भूल जाइए कि आपने इसके पहले कुछ पढ़ा। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। नाभिक के बाहर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कि हाँ सर? नाभिक के बाहर जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? कक्षा। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, इन्हें क्या कहा गया? कक्षा कहा गया। ये समझना, ये पहली कक्षा हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। इन्हें ही इन्हें ही इंग्लिश में लिखा गया K, L, M और N। क्या लिखा गया? K, L, M, N। अब K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में कितने आएंगे, M में कितने आएंगे, N में कितने आएंगे, ये बोर और बरी ने बताया, ठीक है। तो भैया याद रखिएगा, ये किसका नियम आता है? बोर और बरी। तो नियम आता है 2n² लॉ। ये जो 2n² का जो नियम है, ठीक है, ये जो नियम है इसके अनुरूप इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मान लिया ये n क्या है? n याद रखिएगा, n कक्षा या ऑर्बिट की संख्या है। किसकी संख्या है? कक्षा या ऑर्बिट की संख्या है, नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल, जो भी आप कहें, ठीक है, सेल भी कह सकते हैं। अब देखो, पहली कक्षा होगी, अगर मैं आपसे कहता हूं पहली कक्षा है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है, ये 4 कक्षाएं हो गई। पहली कक्षा को हमने क्या नाम दिया? K दिया, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N दिया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन को भरना है
और रूल कौन सा लगेगा, 2n²। जहां n क्या है, कक्षा की संख्या, पहली कक्षा है तो कक्षा की संख्या क्या हो गई, 1, तो 2 गुणित 1 का स्क्वायर। दूसरी कक्षा है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2, 2 गुणित 2 का स्क्वायर। तीसरी कक्षा है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 3, 2 गुणित 3 का स्क्वायर। चौथी कक्षा है तो क्या आ जाएगा, 2 गुणित 4 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, थोड़ा बहुत मैथ्स तो आपको आता ही होगा, ठीक है, मेरे से तो ज्यादा ही आता होगा। ठीक है भाई, यहां 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 दूना 18 हो जाएगा, 4 चौक 16 दूना 32 हो जाएगा। अब इस तरह से 2 8 18 32 आपने ये जो नियम देखा, ये इलेक्ट्रॉन को भरने का यहां पर क्या था, रूल था। तो इलेक्ट्रॉन के भरने का यही तो चीज थी, इलेक्ट्रॉन कक्षा में 2n² के नियम से भरते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। पहली कक्षा को k कहा, दूसरी को l कहा, तीसरी को m कहा, चौथी को n कहा। अब ये जो KLMN कहा ना, यही सेल बने, यही क्या बने, सेल बने। भाई आपके जो सेल हो गए वो क्या हो गए, आपके जो सेल हो गए वो क्या हो गए, सेल की संख्या को k कह दिया, l कह दिया, ये नाम दे दिए, नॉर्मली उठा लिए। ये मत सोचना कि k का कोई पूरा नाम होगा, k का कोई नाम नहीं होता, सिर्फ k होता है। ओके, तो सिर्फ k हो गया यहां पर। अब देखो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, अगर ये चीज आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 हो गए। दूसरे में 8 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर अगली कक्षा में कितने जाएंगे, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। उससे अगले में कितने जाएंगे, 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और एक और कहीं बना देते हैं 32। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए, 32 भरे गए। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई कि कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किस लिहाज से भरे जाते हैं। तो ये चीजें यहां पर आती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं KLMN, और ये बोहर और बरी ने बताया। किसने बताया, बोहर और बरी ने बताया। तो इन्हें हम ऑर्बिट भी कह देते हैं, इसी को हम ऑर्बिट कह देते हैं भाई, और इसे ही हम शेल भी कह देते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने इतनी चीजों को देखा और बोहर और बरी ने इतनी सरलता से चीजों को समझा दिया, तो ये चीजें सामने आई, ये चीजें सामने आई कि और भी इलेक्ट्रॉन क्या सर इससे आगे भी जा सकते हैं, हाँ इसके आगे भी जा सकते हैं। चौथी के बाद 5वीं कक्षा हो जाएगी तो वहां 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, छठी कक्षा हो जाएगी तो 6 6 36 दूना 72 हो जाएंगे, 7वीं 7 7 49 9 2 18 98 हो जाएंगे। तो इस तरह से और भी जाएंगे, सर संख्या कैसे आगे बढ़ेगी, वही है ना, इंग्लिश का अल्फाबेट KLMNOPQ, इस तरह से वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो 2 8 18 32 ये जो रूल बना, ये इलेक्ट्रॉन कक्षा में कैसे भरे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड है दोस्त, याद रखना। यहां से प्रश्न कैसा आता है पता है, वो प्रश्न एग्जामिनर घुमा के पूछता है, सेल में इलेक्ट्रॉन, ये SHELL लिखा ना, शेल, शेल में इलेक्ट्रॉन किस नियम से भरे जाते हैं। K में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं ये पूछ लेता है, L में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं ये पूछ लेता है, M सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, N कक्षा के अंदर, N सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो भैया 32। ये सीक्वेंस याद रख लेना, KLMN मतलब 1 2 3 4। यहीं से सिंपल से तरीके में यह हूबहू पूछ लिया जाता है। यहां तक किसी को समस्या हो तो बताइए इस चीज में, क्या ये आपको ये मॉडल अच्छे से समझ में आया। ये मॉडल समझ में आया तो मैं आपको अब सब सेल समझाता हूं, ये समझ में आया हो तो मैं आपको अब सब सेल समझाता हूं। ABCD से शुरू क्यों नहीं किया, देखो दोस्त बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका जवाब सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के पास है, एक बोहर और बरी, और दोनों मर चुके हैं।
ठीक है, उनने KLMN पढ़ाया, मैंने KLMN पढ़ा दिया। उनने ABCD से क्यों शुरू नहीं करा? तो भाई साहब उसके लिए हमको वहां जाना पड़ेगा, और मैं तो जाने वाला हूं नहीं, मैं तो KLMN नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे माइंड में ये जिज्ञासा लाना भी नहीं चाहता मैं कि वहां से शुरू क्यों नहीं करा। ठीक है, अब आप ABCD, आप ये भी बोल सकते हैं सर जेड से उल्टा क्यों नहीं लाई है ठीक है, तो ये ऐसे सवाल मत पूछो यार, क्योंकि इसके जवाब मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके जवाब वो दोनों मर गए बता करके, उनने ऐसा क्यों करा वो जाने, उनका राम जाने। ठीक है, आइएगा अब देखो सेल के बाद में क्या होता है। इन वैज्ञानिकों ने थोड़ा और दिमाग लगाया, इन्होंने क्या कर दिया, सब सेल दे दिए। क्या दे दिया? उपकक्षा दे दी। सर ये उपकक्षा क्या होती है ना, उपकक्षा, सब सेल सब सेल। देखो, है ना, यह एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, उसी को लाते हैं, ताकि आपको समझाने में दिक्कत नहीं हो मुझे, है ना। मैं इसको यहां से रवाना कर देता हूं, ठीक है, ताकि मुझे समझाने में दिक्कत नहीं हो यार, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता लगेगी। उपकक्षा, ठीक है, सब सेल या उपकक्षा की बात करते हैं। अब उपकक्षा की अगर हम बात करें, तो दोस्त जानिएगा यहां पर क्या होता है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 4 उपकक्षाएं निर्धारित करी। किस कौन कौन सी करी? एस, पी, डी और एफ। अब ये मत बोलना सर ए सी क्यों लिया, पी ही क्यों लिया, डी ही क्यों लिया। तो ये 4 उपकक्षाएं इन्होंने ली। कितनी ली? 4। और इन्होंने ये फिक्स कर दिया कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पी के अंदर कितने होंगे, डी के अंदर कितने होंगे, एफ के अंदर कितने होंगे। तो एस पी डी एफ इन्होंने 4 कक्षाएं निर्धारित की। ठीक है, एक, एक दो तीन चार पांच, एक दो चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात। अब देखिए, है ना, यहां देखिएगा, एस के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? एक जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक, है ना, इनको ऐसे ही भरते हैं। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 जोड़े। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होते हैं 3 जोड़े। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एफ के अंदर 14, 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 9 10 11 12 13 और 14। मतलब एफ के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वो कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर कितने जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन आते कहां से और जाते कहां से? कमेंट मत करना और समझना, क्योंकि कमेंट नहीं करके समझोगे तो ये तुरंत समझ में आएगा। ये चीज समझी आपने? ये इलेक्ट्रॉन आते कहां से? अब देखो यहाँ पे 4 कक्षाएं हैं, आप इन कक्षाओं को गौर से समझना, यही चीज है ना। इतनी चीज आपने समझी। अभी मैं इसकी एक कॉपी और बना लेता हूं, प्रतिलिपि। ओके, अब यहां देखना कि अभी आपने यहां 4 कक्षाओं को नोटिस किया था, के, एल, एम और एन। ये आपकी कौन सी पहली कक्षा थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी और ये चौथी थी। इसमें अधिकतम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन गए, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन गए और इसमें कितने गए? 32 इलेक्ट्रॉन गए। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या नियम लगाया कि जैसे कि आप ये समझिए एक स्कूल होता है, अगर वहां बच्चे ज्यादा हो जाएं एक कक्षा के अंदर, 10th के अंदर, तो वो क्या बना देते हैं? उपकक्षाएं बना देते हैं। वो उपकक्षाएं बना देते हैं कि जैसे है ना 10th ए, 10th बी, 10th सी, इस तरह से बना देते हैं। तो ये एसपीडीएफ कक्षाएं बनाने का कारण यही था। अब आप ये समझिए
जैसे कि अगर मैं के कक्षा की बात करता हूं, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने जाते हैं? 2। तो ये सिर्फ किस में खत्म हो जाएगा? फर्स्ट एस के अंदर, क्योंकि एस का एक ही इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। कि हाँ सर चले जाएगा। या फिर इसको और ऐसे समझिए, यहां पर सिर्फ एक एस आ जाएगा और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, एक और एक, दो, दो ही है। अब दूसरी वाली कक्षा में देखो भैया, एक तो एस आ जाएगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 के बाद में कितने बचे? 6। 6 के लिए हम किसको ले लेंगे? पी को ले लेंगे। तो पी में 3 डब्बे आते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो एक एस आ गया, एक पी आ गया। अब यहां पर देखो एम, एम में भाई 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 2 8 और 10 18 ऐसे ले सकते हैं। तो ये एसपीडीएफ में इनको भरने के लिए बांटा जाता है। लेकिन ये एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, ये डिपेंड करता है अबाउ के नियम पर। किस पे करता है? अबाउ के नियम पर, है ना। अबाउ ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे। देखो एस और पी आ गया, एसपीडी भी आ सकता है, एसपीडीएफ आ सकता है। लेकिन कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का देखो, कक्षा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अबाउ का सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो किसने दिया? अबाउ ने दिया। आपको मैं एक सीक्वेंस समझाता हूं। आपने इस तरह का एक चार्ट कभी देखा हो 10th के अंदर, 9th के अंदर, 11th के अंदर, 12th के अंदर? ये चार्ट कॉमन है, इस तरह का एक चार्ट देखा होगा। ये नहीं देखा होगा तो मोस्ट प्रोबेबल हम जैसे टीचर ये पढ़ाते हैं, और आपको अगर ये बनाना नहीं आता तो मैं बनाना सिखाऊंगा। इस तरह के आपने चार्ट बहुत देखे होंगे। इसे अबाउ का नियम कहते हैं, ठीक है। अबाउ ने एक प्रिंसिपल दिया था, एक नियम दिया था, है ना। आप इस चीज को अभी तक समझ गए कि भैया इन्होंने एसपीडीएफ में बांटा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये कैसे अरेंज होते हैं इसके लिए अभी आप रुकिए, अबाउ प्रिंसिपल के बिना आप इसे नहीं पढ़ सकते। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको? वन के आगे एक का क्या मतलब है? किसके वन के आगे? वन के आगे एक का क्या मतलब है? क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। वन के आगे एक, भाई एक भी वही होता है, वन भी वही होता है। तो वन के आगे एक मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? भाई वन का मतलब भी एक होता है, इसके आगे एक, तो ये 11 क्या कहना क्या चाह रहे हो? डाउट तो ऐसा पूछो जो मुझे समझ आए। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। गुड। बस ऐसे ही पढ़ते चलना। मैं आपको आज पढ़ने का वास्तविक तरीका क्या होता है वो समझाऊंगा। जिन बच्चों को ये डर लगता है ना हमसे ये सब्जेक्ट याद नहीं होता, दोस्त विद इन 24 आवर, विद इन 24 आप 80% डाटा याद कर लेंगे, मेरी गारंटी है इस बात की। 24 घंटे के अंदर 80% आपको याद हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी। बस मैं जो बताऊंगा अंत में उसे फॉलो अप कर लेना। चलिए देखो दोस्त, अबाउ का नियम क्या कहलाता है? सिद्धांत या नियम? अबाउ का सिद्धांत या नियम की अगर हम बात करें, अबाउ प्रिंसिपल की हम बात करें, इन्होंने एक रूल को प्रतिपादित किया था कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश को बताया था। तो याद रखना, कक्षा में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश अबाउ नियम से होगा। इलेक्ट्रॉन एंटर इन ऑर्बिट बाय अबाउ, ठीक है। अबाउ के नियम से ही इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कक्षा के अंदर होगा। कि सर कैसे होगा? हमें तो ये ना तो ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है। ठीक है बेटा, हुंड का नियम अलग है। हुंड का नियम जो आप कह रहे हो ना वो भी अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा रुकिए। हुंड ने ये कहा था, हुंड का जो नियम है कि जो उपकक्षाएं होती है उनमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरा जाता है, ये हुंड का नियम है। मतलब ऐसा नहीं आपने 2 जोड़े एक साथ भर दिए। हुंड का नियम अभी थोड़ा रुकिए, वो भी पढ़ाएंगे। अबाउ के बाद हुंड पढ़ा जाता है, पहले हुंड नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, हुंड नहीं आएगा। ठीक है, देखो दोस्त, ठीक है, आपको ये भी समझ में नहीं आया, चलो छोड़ो इसको, मैं आपको इसको बनाना सिखाता हूँ।
दोस्त आप 1 से लेकर के 7 तक की गिनती ऊपर से नीचे ऐसे लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 1 से 7 तक की गिनती लिख दीजिए, वो आपको बकायदा आती होगी। एक एक कम कर दीजिए, 2 3 4 5 6, फिर एक एक कम कर दीजिए, 3 4 और 5, फिर एक एक कम कर दीजिए, 4। सबसे छोटा देखो, कक्षा वो जो ऑर्बिट होती है हम किस में बांटते हैं कि सर एस पी डी एफ। सबसे छोटा कौन होता है कि सर एस होता है, तो सबसे पहले एस आएगा। सभी में सबसे पहले कौन आता है? एस आता है। ठीक है, उसके बाद में उससे बड़ा पी आता है, फिर उससे बड़ा डी आता है, और फिर कौन आता है? एफ आता है, एसपीडीएफ। ये आप यहां पर इस तरह से इसको इजीली देख पा रहे होंगे, एसपीडीएफ। इतनी सी चीज आप यहां समझे, इतनी सी चीज आप यहां समझे। के आगे एक कैसे है? तेरी तो ओके थोड़ी होता, वो 1 के आगे थोड़ी, के आगे बोलो ना भाई। देखो के आगे एक क्यों है? क्योंकि के जो है वो पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा, ये मैं पहले ही समझा के आया। क्योंकि के जो है वो पहली कक्षा का नाम है, इसलिए के आगे 1 लिखा, एल के आगे 2 लिखा, एम के आगे 3 लिखा, एन के आगे 4 लिखा। ये नाभिक के आगे कक्षाओं के नंबर्स हैं। ठीक है, आइए अब यहां देखिएगा। अब यहां कुछ नहीं करना, यहां हमें चलाना है तीर। तीर, ये पहला तीर, ये दूसरा तीर, ये तीसरा तीर, ये चौथा तीर, ये पांचवा तीर, ये छठा तीर, ये सातवां तीर। 1 2 3 4 5 6 और 7। जो आप पहला डायग्राम देखे थे वो इसी से बना हुआ था, कहीं और से नहीं। ठीक है, जो आप पहला डायग्राम देखे थे ना ये वाला, इसको मैं बना के बताता हूं ये कैसे बना था इससे। ये जो डायग्राम बना था ये कैसे बना था पता है? इसने यहां लाके इसको यहां जोड़ दिया, 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 इसने यहां लाके, बस ये ऐसे चलेगा भैया। रेल बना दी इसकी, है ना। हम डायरेक्टली बिना रेल बनाए भी इसको देख सकते हैं, देखिए कैसे है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं, जैसे आपने सोडियम को देखा होगा, सोडियम को आपने देखा होगा, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और द्रव्यमान इसका 23 होता है। आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी, आप देखिए। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो सोडियम है वो किस में कंप्लीट होगा, तो मैं इजीली आपसे कह सकता हूं कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s1 में कंप्लीट होता है। कि सर ये आपको कैसे पता चला? देखो, अबाउ के नियम के हिसाब से अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सोडियम में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई ये सोडियम का नाभिक है। ठीक है, अब यहां पर पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि पहली कक्षा की होती है। फिर एल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद कितना बचा? 1। तो सबसे बाहर की कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। सर ये जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ये इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, ये हमें पता चला किससे? के एल एम एन से। के एल और एम, क्योंकि ये पहली कक्षा थी, ये दूसरी थी, तीसरी। एम में अधिकतर कितने आ सकते थे? 18, लेकिन इसके पास बचे ही नहीं। अब देखो ये हमें कैसे पता चला, अभी थोड़ा सा शांत रहिएगा। सबसे पहली कक्षा में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। तो पहली कक्षा है तो हम यहां पर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। पहली कक्षा है, सबसे पहला तीर कौन सा है? एस। तो यहां पर आप डब्बा इस तरह से ले लीजिए। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? कि सर 2। तो 1 और 1 2 गए, ये 1s2। क्या हो गया? 1s2। एस के बाद दूसरा तीर कौन सा आया? कि सर 2s। तो 2s में आपके इलेक्ट्रॉन कौन से गए? यहां से दूसरी कक्षा शुरू हो गई, कि सर 1 और 2 गए। 2s के बाद क्या आया? इधर से आना है आपको, 2p आया। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन गए? सर p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, ये 2p हो गया आपका। देखो ये दूसरी कक्षा है आपकी, और दूसरी कक्षा में 2s के और 3p, मतलब 6p के। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
उसके बाद में आपका 2p के बाद क्या आता है 3s। अब ये 3s आया, इलेक्ट्रॉन कितना बचा, क्या सर बचा ही एक इलेक्ट्रॉन है। सर ये गिनती आपने कहां से ली, गिनती मैंने ये यहां से ली, एटॉमिक नंबर से, परमाणु क्रमांक से। परमाणु क्रमांक कितना था कि सर 11। अब देखो यहां पे गिनती 11 है तो ये भी 11 होने चाहिए, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 1 11, कितने हो गए टोटल 11 हो गए, है ना। कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये टॉपिक वो है कि अगर एक बार में पल्ले पड़ जाए तो 11th-12th की केमिस्ट्री कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है, और नीट जैसी एग्जाम में कोई भी क्वालिफाई कर सकता है ना। JEE जैसी एग्जाम्स के अंदर कोई भी क्वालिफाई कर सकता है अगर ये चीज एक बार में आ जाए तो, है ना। आप सोचे कि एक बार में आपसे रोटियां गोल नहीं बनी थी, एक बार में साइकिल नहीं सीखे थे, एक बार में आप चाहते हैं कि ये सीख जाए, जब तक इनको सीखोगे नहीं, भरोगे नहीं, तब तक ये होगा नहीं, है ना। फॉर दी एग्जाम्पल मैं आपको एक भरने के लिए देता हूं ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आप ये सीखे हैं कि नहीं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मुझे बताइए कि ये किस में कंप्लीट होगा। चलिए जैसे मैंने भरा वैसे आप भर के बताएंगे। तीर यहां पर हैं आपके, इन तीरों को लेते जाना। बस ये चीज ध्यान रखना, एस के अंदर 2 से ज्यादा नहीं होंगे, पी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और डब्बा इनके आधे बनेंगे। सिर्फ आप तो ये इस टाइप का बना के बता दीजिए, ये छोड़ दीजिए। मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको। बहुत बढ़िया, आ गया सर, चलो बहुत बढ़िया। 90% बच्चों ने जवाब देना भी शुरू कर दिया, 3p5 अधिकतर बता रहे हैं। देखो सबसे पहले पहले तीर में जाएगा 1s, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक और एक दो। फिर अगला तीर आया 2s, तो 2s के अंदर 2 चले गए, एक और एक दो। 2s के बाद में क्या आया भैया, इधर से तीर शुरू हो रहा है, 2p आया, तो 2p, p के अंदर 3 डब्बे बनते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 और 6। 2p के बाद में क्या आया 3s, तो 3s में चले गए भैया 2, एक और एक दो। 3s के बाद आता है 3p, 3p, और 3p के अंदर 1 2 और 3। अब यहां देखना, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 और 5। अधिकतर बच्चे 3p5 बता रहे हैं, हम देखते हैं क्या होगा। देखो दोस्त, 2 यहाँ के इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ के, 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17। बिल्कुल सही जवाब है आपका। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p5 में खत्म हो रहा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन खत्म होता है वो इस उस ब्लॉक का सदस्य होता है, तो क्लोरीन आपका p ब्लॉक का सदस्य हो गया। बहुत बढ़िया, 90% बच्चों का जवाब आ चुका है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब मैं आपको एक दो होमवर्क देता हूं, कल की क्लास में हम इसको वापस से एक बार करेंगे, है ना, रिवीजन करेंगे। आप घर से इनको निकाल करके लाएंगे। एटॉमिक नंबर आप देख लेना उनके क्या है, मैं आपको तत्व दे देता हूं, आपको मैं HW दे देता हूं, ठीक है। होमवर्क दे देता हूं, आप किस किस के निकालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप एक ऑर्गन का निकालेंगे, ठीक है। आप एक सिलिकॉन का निकालेंगे। आप एक डी ब्लॉक से मैं आपको क्या दे देता हूं, आप मैग्नीशियम का निकाल लेना, और आप एक ओगेंसन का निकाल लेना। ये 4 आप घर से निकालेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, ये आप 4 घर से निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया है, ये 4 आप घर से निकालेंगे, ओके। बहुत बढ़िया, गुड, है ना। जो बच्चे इस चीज को ये सोच रहे हैं कि सर हम इससे पहले कभी ये पढ़े नहीं है, एक बार पूरी क्लास को वापस से देख लेना जब क्लास अपलोड हो जाए, तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने 2 से 3 बार आपको समझा दिया, एक बार ये, एक बार ये, ठीक है। उसके पहले फिर मैंने एक बार आपको इस तरह से समझाया, फिर मैंने एक को इस तरह से समझाया, एक बार मैंने इस तरह से समझाया। तो मैंने लगभग लगभग इस क्लास को समझाने में बहुत समय लिया है, तो आप इसको इजीली कर लीजिएगा, है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा। आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।